गोरखपुरी का जन्म 28 अगस्त 1896 में गोरखपुर शहर के मुंशी गोरख प्रसाद इबरत के घर हुआ था। घर वेदांत चर्चा, साधु संतों के सत्संग का केंद्र था। रामचरितमानस व गीता का रोज घर में पाठ होता। इस वातावरण का फिराक के बचपन पर गहरा असर पड़ा। वो कहते, मैं बचपन में दूसरे बच्चों की तरह खेलता कूदता रहता, परंतु आसपास की घटनाएं, बातें, चीजें मुझे ध्यानमग्न कर देती। मेरी दशा योगी की तरह हो जाती। रास्ते में पड़े ठीकरों से लेकर चांद सूरज तक कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो मुझे निमग्न न करे। भौतिक संसार की हर वस्तु में दिव्यता की झलक और उससे अपनत्व ही हिंदू संस्कृति का रहस्य है। भौतिकता और आध्यात्म का समन्वय उसकी विशेषता है जो हमें फिराक के काव्य में नजर आती है। फिराक प्राथमिक शिक्षा गोरखपुर में करके इलाहाबाद आ गए। 29 जून 1914 में उनका विवाह हुआ, जिसे वो कभी स्वीकार न कर सके। 1917 में बीए पास किया। अचानक पिता की मृत्यु हो गई तो मुसीबतों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा। उदासी से घिर गए। गांधी जी से प्रभावित होकर अपनी आईसीएस की नौकरी छोड़ फिराक स्वतंत्रता संग्राम से जा जुड़े। बेकसूर लोगों पर होते जुल्म देख लिखा, इनकलाब जिसे कहते हैं ये रंग तो देख, जिंदगी मौत को भी साथ लाई है। जवाहरलाल व अन्य नेताओं के साथ 2.5 बरस फिराक जेल में रहे। 1927 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इंग्लिश लिटरेचर में एमए पास किया। 1930 में उन्होंने वहीं पर इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया और सन 58 तक पढ़ाते रहे। निराला व्यक्तित्व था उनका। टोपी से झांकते बाल, शेरवानी के खुले बटन, ढीला पाजामा, आंखों से टपकता फक्कड़पन, एक हाथ में कभी न बुझने वाली सिगरेट, दूसरे में छड़ी, प्रकृति की तरह स्वाभाविक व सच्चे थे, बनावट से दूर। कहते, मैं झूठी जिंदगी नहीं जी सकता, चाहे लोग मुझे मार ही दें। बेजान आमाल नेक से मौत भली, नामर्द अखलाक से जराइम बेहतर। उन्हें छोटे बड़े का भेद नहीं था। किसी पर प्यार आता तो प्यार करते, गुस्सा आता तो जाहिर कर देते। अंदर की भावनाओं को दबाकर बाहर से सुंदर दिखने की कोशिश कभी नहीं की। विद्यार्थियों से पिता पुत्र का रिश्ता था। उनके सुख दुख पूछते, जरूरत पड़ने पर उन्हें किताबें, कपड़े, फीस देते। इंग्लिश काव्य पढ़ाते तो सिर्फ किताबी अर्थ ही नहीं, उसके अंदर छिपे भाव व संगीत को समझाते। जैसे वो शायर आदमी थे उसी तरह से वही शायरी का अंदाज उनका पढ़ाने का भी था। आते थे और मेज के ऊपर बैठ जाते थे और पांव लटका के अपना पांव झुलाते हुए अपना वो पढ़ाते रहते थे। वो कहते, जो सोते बच्चे की मुस्कान देख गदगद न हो, लहलहाते खेतों को देख प्रसन्न न हो, वो किताबी कीड़ा हो सकता है, साहित्य का मर्म नहीं समझ सकता। विद्यार्थियों के अंतर में ज्ञान और भावों की ज्योति जलाना अध्यापक का धर्म समझते थे। जब तक ऊंची न हो जमीर की लौ, आंख को रोशनी नहीं मिलती। उनके पास बैठ के अगर आप 1 घंटा उठे, कोई विद्यार्थी बैठा रहता था तो जाने के बाद महसूस करता था कि वो कई पुस्तकालय पी चुका है। दुनिया भर की बातें, वेद, पुराण, शास्त्र, जीवन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक कठिनाइयां, जितनी चीजें आ सकती थी, विद्यार्थी के व्यक्तित्व का पूरा विकास हो जाता था उनके साथ। अशुद्ध उच्चारण को भाषा की मौत मानते। उसे सहना या सुनना फिराक के लिए कठिन था। बेवकूफी करने वालों से बेहद खफा रहते। कहते, स्टुपिडिटी इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ ऑल विकेडनेस। फिराक ने प्रौढ़ावस्था में लिखना शुरू किया। तब तक उनका जीवन कड़वाहट से भरकर मन का सुकून खत्म कर चुका था। कि उनकी पहली चीजें प्रेमचंद ने छपवाई, क्योंकि
जैसे कोई एक सीनियर लेखक किसी एक नए आदमी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, मैं समझता हूं कि फिराक ने जितनी अकीदत, जितना आदर सम्मान प्रेमचंद को दिया, उतना शायद किसी को नहीं दिया। इसीलिए जब वो मुंशी जी मरे तो उनका जो लेख था, उसका शीर्षक था, वही अपने आप में पूरी बात कह देता है। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। फिराक की समस्या ये थी कि जिस खुशी और शांति की ओर उनकी शायरी इशारा करती थी, उसे अपने दुखी जीवन में कहां से लाते, अपने दुख को सुख का संदेश कैसे बनाते। बिगड़ी को संवारे तो संवारे न बने, दागों को उभारे तो उभारे न बने। पत्नी से विचार न मिलने से पास रहकर भी दूरियां रही, जिससे जिंदगी उदासी में डूबी रही। अकेलेपन का उजाड़ था अंदर, फिर भी बाहर शायरी के फूल खिलाते रहे। ये न पूछ कितना जिया हूं मैं, ये न पूछ कैसे जिया हूं मैं, कि अबद की आंख भी लग गई मेरे गम की शाम दराज में। फिराक ने प्रकृति के कण कण से खून का रिश्ता महसूस किया। उनकी चेतना संसार की चेतना से घुल मिल गई थी। तभी तो उनकी शायरी में इंसान का दर्द पशु पक्षी, चांद सूरज, फूलों के दर्द से जुड़ा दिखता है। फिराक की शायरी में इतनी रमजियत है। रमजियत माने रहस्यमयता है। जीवन सृष्ट शायरी आवाज में कई तहें हैं, चेतना की कई लेवल्स हैं, कॉन्शियसनेस की कई परतें हैं, और हर परत जैसे हर पर्दा हटता जा रहा है और सृष्टि नए नए रहस्य अपनी शायरी में, फिराक की शायरी में अपने को उजागर कर रही है। देखिए उनका एक शेर है, उपनिषदों से उनकी शायरी शुरू होती है। उपनिषदों से, कालिदास से, तुलसीदास से वो बहुत ही प्रभावित थे। अब भारतीय संस्कृत उनके लिए तो जीवन का अमृत बरसाने वाली शक्ति थी। अब देखिए उपनिषदों के ऋषियों के विषय में एक उनकी रुबाई है, फितरत की खलवतों में डाले डेरे, पेचो खमे जीस्त के लगाए फेरे, पिन्हा थे जो दुनिया के कुतुब खानों से, वो राज खुले हैं जंगलों में तेरे। उनका विश्वास था जब तक इंसान के अंदर रहस्यमयता है, कायनात से लगाव है, उनके दिलों में प्यार है, जब तक धरती पर फूल, आसमान पर चांद तारे मुस्कुरा रहे हैं, तब तक लोगों की दिलचस्पी मेरी शायरी में रहेगी। फिराक जिंदगी भर जिंदगी को तरसते रहे, अधूरेपन के एहसास को झेलते रहे। जीवन नौकरों पर निर्भर था, परेशानियों से भरा हुआ। वक्त पर खाना न मिलता, चोरियां होती, पैसों की कमी, दोस्तों की बेवफाई, समाज में फैलती गलतफहमियां, शारीरिक बीमारियां, सभी तरह के दुखों से लिपटे थे वो। पर चेहरे पर अपार शांति रही। कह कहे लतीफे शायरी के दौर चलते रहे। बनारस में एक मकान को कोई किराए पर नहीं लेता, ऐसा ख्याल था इसमें भूत रहते। तो एक शायर ने कहा भाई अब मकान मिल ही नहीं रहा, लाओ उसी को ले लो। वहां वो इतना अपना कलाम सुनाते थे कि भूत भाग गया। और मकान फिराक के लेखन में हिंदुस्तान की इंद्रधनुषी तहजीब के रंग हैं, देश की मिट्टी की खुशबू है। प्रकृति, मां, कन्या, बालक सभी दिव्य सौंदर्य से भरे हैं।
मानव और दिव्य का संगम फिराक से पहले उर्दू साहित्य में नजर नहीं आता कि मैं भी होता इन्हीं जुगनुओं में एक जुगनू, तो मां की भटकती रूह को दिखाता राह, वो मां की भींच के जिसको कभी मैं सो न सका, मैं जिसके आंचल में मुंह छिपा के रो न सका। विश्व युद्ध के समय में लिखी रूप की रुबाइयां मानवीय सौंदर्य और प्रेम से भरी हैं। फिराक के शब्दों में, मैं उन दिनों काफी दुखी था, मेरी चेतना और कल्पना शक्ति बिखर गई थी, मैं टुकड़े टुकड़े हो रहा था। अगर लेखन ने संभाला न होता तो शायद मैं आत्महत्या कर लेता। उनके प्रेमियों का प्यार सिर्फ शारीरिक भावनाओं तक सीमित नहीं, उसमें विवेक भी है। न कोई वादा, न कोई यकीन, न कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतजार करना था। वो बेजान शब्दों में जान डाल देते, शब्द फूल की तरह सुगंधित हो उठते। उन शब्दों में जब वह अपने ख्याल पिरोते तो कहते, वो आलम होता है मुझ पर जब फिक्र गजल मैं करता हूं। खुद अपने ख्यालों को हमदम मैं हाथ लगाते डरता। समाज की असमानता देख दुखी रहते, त्योहार आते तो फिराक की उदासी गहरी हो जाती कि कितने ही घरों में चिराग नहीं जला होगा, चूल्हा नहीं जला होगा। कहते, जब तक एक भी व्यक्ति भूखा है, विश्व की सारी तरक्की झूठी और खोखली है। बचपन को उदास देखना उनके जिंदगी में बहुत दुख की घटना हुआ करती थी। बड़े दुखी हो जाते थे और अकेले बैठे बैठे दुखी होते, सोच के आज हिंदुस्तान में इतने बच्चे भूखे सो गए होंगे। शिक्षा के बारे में इसीलिए रोते थे कि छोटे छोटे लड़कियों के ऊपर 10-10 मन की किताबें लाद दी जाती हैं, क्या होगा। और ये कहते थे कि अगर हिंदुस्तान ने बच्चों का नहीं ख्याल किया, इनकी एजुकेशन का, इनके रहन सहन का, इनकी शिक्षा का, तो हिंदुस्तान को वो खतरा मोल लेना पड़ेगा जिसे क्रांति कहते हैं। उन्हें हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से प्यार था। कहते, जैसे इंसान धरती से पैदा होता है, लेखन भी धरती से जन्म लेता है। जिसमें देश प्रेम नहीं, वो लेखक नहीं हो सकता। वो खुद को हिंदुस्तान से अलग नहीं समझते थे। तुझे पाके खुद को पाऊंगा कि तुझी में खोया हुआ हूं मैं, ये मेरी तलाश है इसलिए कि मुझे है अपनी ही जुस्तजू। स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही नेहरू परिवार से फिराक का गहरा रिश्ता रहा। दिल्ली आते तो तीन मूर्ति जरूर जाते। 1964 मार्च की एक शाम फिराक अन्य शायरों के साथ तीन मूर्ति गए। शायरी का दौर शुरू होना था। फिराक के साथ शौक भी वहीं थे। नेहरू जी तशरीफ लाए तो बिल्कुल सन्नाटा, और वो उनकी ऐसे कमर जरा झुकी हुई थी। तो फिराक साहब कहने लगे, साहब मैं तो सिगरेट पीऊंगा, तो इसलिए मैं आपके पास नहीं बैठूंगा। तो नेहरू जी एकदम कंधे पर ऐसे हाथ रखते हुए उनके बोले, नहीं, आप सिगरेट भी पिएंगे और हमारे साथ बैठेंगे। तो उसके बाद दौर शुरू हुआ। तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। नेहरू जी से फिराक की ये आखिरी मुलाकात थी। नेहरू जी नहीं रहे। फिराक लंबे समय तक उदास और खामोश बने रहे। वो नेहरू जी को ऐसी रोशनी मानते थे जिसने लंबे अरसे तक अंधेरे को चीरकर मुल्क की राह रोशन की थी। इंदिरा गांधी को लेकर परेशान होते। उन्हें लिखा भी, हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाली ताकतें आपके पीछे पड़ी हैं। वो जंग और खून खराबे के खिलाफ थे। दुआ करते कि धरती की खूबसूरती हमेशा कायम रहे। आलोचना और नफरत के कांटे उनके चारों ओर लिपटे रहे। धोखे खाते रहे, धोखा दे न सके। हर पल अकेलेपन की आग में जलते रहे। उस आग की तपिश कम करने को शराब में डूबे रहते। जिंदगी का जो जहर उन्होंने पिया, उसी ने अमृत बनकर शायरी को जन्म दिया।
खुद से नफरत और प्यार करने वालों को उन्होंने कहा, आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम अस्त्रों। जब ये ख्याल आएगा उनको, तुमने फिराक को देखा था। फिराक को शोहरत, इज्जत, तरक्की तो मिली, पर अपनी विचारधारा का जीवन साथी नहीं, जिसके लिए वो जीवन भर तरसते रहे। अक्सर कहते, मैं शायर या बड़ा आदमी नहीं, साधारण घर गृहस्थ बनना चाहता था, पर जिंदगी ने सब छीन लिया। उस दर्द के बोझ को जब उठाते हुए थक जाते तो तूफान की तरह भड़क उठते, चिल्लाते, गालियां देते, होश खो बैठते थे। फिराक ने एक इंटरव्यू में शौक से कहा, मेरा पारिवारिक जीवन नरक रहा, जिसने मेरी जिंदगी को नफरत, दुख और गुस्से का ज्वालामुखी बना दिया। मैं सुकून भरी जिंदगी चाहता था। दुख देने के ख्याल से मैं कांपता हूं, फिर भी लोगों पर चिल्लाता हूं जो उन्हें दुख देता होगा, पर वो मेरा असली रूप नहीं होता। पारिवारिकता की भूख उनके अंदर भी थी, जिसको कि दूसरे लोगों ने जिसका कि बेजा फायदा भी उठाया। बेटियों की शादी के बाद फिराक ने अपनी पत्नी को गांव भेज दिया। 42 साल का साथ भी छूट गया। फिराक सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और अमृत राय का आदर करते थे। अक्सर उनके घर जाते। फिराक के अंदर जहां संवेदनाओं का तूफान था, वहीं उदासीनता भी थी। अपने जलते घर के सामने बैठ चाय पीते हुए रमेश से बोले, परेशान क्यों होते हो? ये सब तो होता ही रहता है। जब जिंदगी ही जलकर भस्म हो गई तो क्या रहा बाकी जलने को? जब साज गजल को छूता हूं, रातें लौ देने लगती हैं। जुल्मात के सीने में हमदम, मैं रोज तरावा करता। उन्हें लोगों से मिलना, बात करना बेहद पसंद था। बहाने ढूंढते दोस्तों से मिलने को, जहां जाते लोगों पर छा जाते। मुशायरों की तो जान थे। ठीक ही लिखा है उन्होंने, ये उदास उदास बुझी बुझी कोई जिंदगी है फिराक की, मगर आज किश्ते सुखनवरी है उसी के दम से चमन चमन। फिराक का आखिरी समय शारीरिक मुसीबतों से भरा था। गठिया, डायबिटीज, प्रोस्टेट की तकलीफ और कमर दर्द के कारण बिस्तर पर रहना पड़ता। पैरों में कपड़े नहीं पहन पाते थे, बस चादर डाले रखते। फिर एक ऐसी कसक सी है दिल में, तुझको मुद्दत हुई कि भूल चुके। इसी खंडर में कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए, उन्हीं से काम चलाओ, बहुत उदास है रात। वाह। आंखों में मोतियाबिंद होने से लिख पढ़ नहीं पाते थे, जिससे घबराते थे। रमेश के सिवा कोई पास न था। फिराक अपने ख्यालों के जंगल में भटकते रहे और शोहरत उनका दरवाजा खटखटाती रही। सन 1960 में उन्हें जवाहरलाल नेहरू के हाथों साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। 1968 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। सन 69 में उन्हें गुले नगमा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का साहित्य पुरस्कार दिया गया। उसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला। और 1981 में गालिब पुरस्कार लेते हुए उन्होंने कहा, अब याद रफ्तगां की भी हिम्मत नहीं रही, यारों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियां। 3 फरवरी 1982 को मोतियाबिंद का ऑपरेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हो गया, जिसका पूरा खर्चा श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। साथ ही वो फिराक से मिलने भी आती रहीं। अस्पताल में लेटे लेटे खुद से बातें करते रहते, बचपन की, पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों की। इलाहाबाद जल्दी लौट जाने को कहते।
जो हंसने खेलने में भी मेरे हसरत से झलक जाती है जरा। इस रंगारंग जिंदगी में मैं कोई कमी सी पाता हूं। लोगों की समझ में आ न सका कुछ तुझको भी है ताज्जुब सा। सुन मेरी उदासी का कारण ऐ हमदम, मैं बहुत अकेला हूं। एक रात वो रमेश से बोले, हिंदुस्तान प्रकृति का अपना घर है, जो उसे मिटाने की सोचेगा पहले ही मिट जाएगा। कभी मैं भी इन्हीं फिजाओं में बिखर जाऊंगा, अनहद नाद का हिस्सा बन जाऊंगा। कल सवेरा होते ही इस धरती की मिट्टी लाकर मेरे मस्तक पर लगा देना। मौत का जिक्र ऐसे करते जैसे किसी दोस्त का जिक्र कर रहे हो। राग के व्यक्तित्व में कशिश थी, और वो कशिश सुख को, दुख को, परेशानियों को, उलझन को, लड़ाई को, झगड़े को, मोहब्बत को, सबको हजम कर चुके थे। और जब जहर को हजम कर लेता है आदमी जीवन के जहर का, तो वही अमृत बन के वो खिलता है, वही अमृत बन के जीवन का वरदान देता है। जीवन माने उनकी आस्तिकता भी यही थी, जीवन को समग्रता में स्वीकार पूर्ण रूप से कर लेना, यही फिराक का व्यक्तित्व था पूर्ण। और यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि जिंदगी जैसी है वैसे स्वीकार करना। बेसुधपन में कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनाई देने का जिक्र करते, कहते बांसुरी की धुन उन्हें बुला रही है। रमेश से कहते, कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, बांसुरी नहीं। मैं सुन रहा हूं बांसुरी, उसकी तान की लहर में हजारों गीता प्रवाहित हो रही हैं। अगर बांसुरी सुननी है तो राधिका बनो, अर्जुन बनोगे तो गीता के कोरे उपदेश मिलेंगे। राधा बनो, सृष्टि के मधुर संगीत से नहा उठोगे। रमेश उनकी बातें सुन रो पड़े। फिराक चौंक कर बोले, तुम रोने लगे? भाई ऐसा मत करो, मुझे बांधो मत। 23 फरवरी को फिराक ने जिद करके रमेश को बच्चों से मिलने इलाहाबाद भेज दिया। फिराक सबसे हंसते बोलते हुए भी बांसुरी की धुन में खोए रहते। 3 मार्च 1982 की सुबह फिराक अपने ख्यालों में डूबते चले गए। उनकी खामोशी मानो कह रही हो, मैंने ये नगमे गाते गाते कितनी दूर निकल आया। कायनात की हर सरहद नजरों से छुपती जाती है। अलविदा ऐ जन्म साथियों, अलफिराक ऐ हम असरो। एक अनसुनी पुकार दूर से मुझको कहीं बुलाती है। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साज बदलो, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती, नींद आती, नींद आती, नींद आती। अपने नगमों को हमें देकर फिराक सृष्टि के संगीत की तान में विलीन हो गए। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें इलाहाबाद ले जाया गया। एक आदमी का हमारे बीच से चला जाना शायद बड़ी बात नहीं, मगर कभी कभी महफिल से एक आदमी का उठ जाना महफिल को सूना कर जाता है। आज इलाहाबाद है सूना, शायर के उठ जाने से गलियों गलियों ढूंढोगे, पर कहां फिराक को पाओगे।